भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? अब वर्तमान में कितना है? 12। वर्तमान में कितना है? 12। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। कौन सा अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। उसके बाद भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951। 9वीं संविधान अनुसूची जो है क्या है उसमें? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। 9वीं में भूमि सुधार है। 10वीं में दल बदल है। 10वीं में दल बदल। 11वीं में पंचायत और 12 में नगर पालिका। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध 5वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में लिखा है? 7वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। इसके बाद अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि सबको लगता रहता है कि अंग्रेजी जुड़ले होगा उसमें। तो अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अच्छा चलिए, अनुसूची है। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित। दूसरे में समझिए वेतन से संबंधित। तीसरा में शपथ। तीसरा में शपथ। उसके बाद चौथा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा या स्थानों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में 5 में SC/ST का मतलब हुआ अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति। अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। 6ठी अनुसूची में याद करने के लिए पूर्वोत्तर के 4 राज्य। 6ठा अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची। 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषा। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषा। 22 भाषा किसको याद है इसमें से? नहीं याद? भूल गया, ठीक है, भेजेंगे हम अति ग्रुप में। 9वीं अनुसूची। इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था भूमि सुधार को लेकर। प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार को लेकर कते ईस्वी में? 1951 में। उसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। 11वीं अनुसूची पंचायत। 12वीं में नगर पालिका। 12वीं में नगर पालिका। 10वीं में दल बदल। 10 में दल बदल। अब आ गया इंडियन ज्योग्राफी।
माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। उसका ऊंचाई 1722 मीटर। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। ऊंचाई 1722 मीटर। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में। अराकानियोमा म्यांमार में। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। बरलाचला बरलाचला हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड में कोंधारी वनों एवं छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में कोंधारी वनों एवं छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। चलिए, केटू गढ़वाल में आस्तीन का ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। 8611 मीटर। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उसका ऊंचाई 7816। 7816। माउंट एवरेस्ट का 8848। माउंट एवरेस्ट का 8848 है। कंचनजंगा का 8586। कंचनजंगा का 8586। बढ़ते रहे कर दी। चलिए, पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में हिमरेखा 3500 मीटर और पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। सियाचिन कहाँ स्थित है? लद्दाख में। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन को कहा जाता है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन को कहा जाता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अब मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। मेघालय का पठार ऐसा है कि प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। जब बीच में उसका जो कटिंग पड़ गया है ना, नदी जो बहता है तो कटिंग पड़ेगा, लेकिन है प्रायद्वीपीय भारत का भाग। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? पैलियोजोइक महाकल्प। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? पैलियोजोइक महाकल्प। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्तर को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून कहा जाता है। पूर्व लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून का नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? मुंबई से। पहले कहाँ से मापा जाता था? चेन्नई से। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? मुंबई से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। कितना किलोमीटर है? 1214.7 किलोमीटर। 1214.7 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश।
चलिए, भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली और दमन दीव। सीरियल से नहीं दिया है ना। चलिए, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप केमोरिन। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप केमोरिन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सैडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिका है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिका है। 9 डिग्री चैनल मालदीव मिनिका है। 9 डिग्री चैनल मालदीव मिनिका है। ओ हाँ ठीक है, उल्टा उल्टा हाँ। 8 डिग्री मालदीव मिनिका, मालदीव के नीचा है, ठीक है। जैसे 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिका, ठीक। बारन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ठीक है, सही आते हैं। 8 डिग्री मालदीव मिनिका, मालदीव नीचा है ना उधर, हाँ। लक्षद्वीप मालदीव मिनिका तीन में लेने साथी छे। ठीक है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से। बारन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। बारन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के समीप। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से। राम सेतु कहाँ से अवस्थित है? धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह परवाल निर्मित है? लक्षद्वीप। भारत का कौन सा द्वीप समूह परवाल निर्मित है? लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। द्वीपों पर बसा हुआ सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। द्वीप का कथी नाम चाहिए? द्वीप का नाम भूल रहे हैं, देखते हैं। हाँ, सालसेतु द्वीप है शायद। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। मुंबई जिस द्वीप पर है वो द्वीप का नाम सालसेत या कुछ द्वीप है, नहीं हेवलॉक द्वीप नहीं। अच्छा, सर्च मार लेंगे बाद में। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत एवं पाकिस्तान। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत एवं पाकिस्तान। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी। मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है? मालेसिस बेसिन। मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है? मालेसिस बेसिन। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांगी। तो ये जैसे कश्मीर हिमालय, उसके बाद कश्मीर या पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। कौन सा होगा? चलिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गया। पहला क्वेश्चन है
चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर। तो विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियाँ कौन सी है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या कहा जाता है? विषुव। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होता है? भूमध्य रेखा पर। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होता है? भूमध्य रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? विषुवत रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? विषुवत रेखा पर। उसके बाद पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है? 23.5 डिग्री। तल से कितना है? 66.5 डिग्री। तल से कितना है? 66.5 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? किस तारीख को? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन सबसे छोटा दिन। उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन सबसे छोटा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा दिन। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। तो इधर हो गया दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। ये चीज़ ध्यान रखना है। उपसौर। उपसौर पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उपसौर, और सबसे जो है अधिकतम दूरी पर होता है तो अपसौर। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी जब सूर्य के निकट दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। और जो सबसे अधिकतम दूरी पर होता है वह स्थिति 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। उपसर्ग पेरिहिलियन, अपसर्ग अपेरिहिलियन। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? 21 जून को। ग्रीष्म अयनांत की प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? 21 जून को। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? 21 जून को। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? 21 जून को। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर। प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में। विषुवत रेखा कितना कहाँ से गुजरता है? 0 डिग्री। मतलब कते डिग्री अक्षांश या कते डिग्री? 0 डिग्री देशांतर के प्रधान याम्योत्तर रेखा। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर, और विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन बिंदु अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस याम्योत्तर पर दिखाई देती है? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, तो 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात, और 97 डिग्री 50 मिनट अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,075। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर। ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करती है? 180 डिग्री देशांतर। ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करती है? 180 डिग्री देशांतर। इसके बाद देखिए 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांश पेटी को शांत अक्षांश। शांत अक्षांश किसको कहा जाता है? 0 डिग्री से 5 डिग्री। 0 डिग्री से 5 डिग्री शांत अक्षांश का नाम से जानी जाती है। इसमें कौन होगा?
ये हुआ था ना, ये भी ऐसे हैं, तेलंगाना वाला है। ये होगा ना। ठीक है, अब आ गया EVS। तो राज्य है तेलंगाना में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। महावीर हरिना वनस्थली मुर्गाबनी राष्ट्रीय उद्यान। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली मुर्गाबनी। वन्य जीव अभयारण्य नागार्जुन सागर, प्राणहिता और किन्नर सारणी। नागार्जुन सागर, प्राणहिता और किन्नर सारणी। टाइगर रिजर्व कौन है? कवल और अमराबाद। कवल और अमराबाद। चलिए, तमिलनाडु में इंदिरा गांधी या अन्नामलाई, मधुमलाई, गुंडी, मुकुर्थी, मन्नाड की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। वन्य जीव अभयारण्य कोडाई कनाल, पॉइंट कलिमार, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलाकाड, वेदांतगल, वेलनाडु, मधुमलाई। टाइगर रिजर्व है कलक्कर, मुड्डनथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई, श्रीविल्लिर, पुथुर, मेघमलाई, सत्यमंगलम। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी और पापीकोंडा एगो श्री वेंकटेश्वर। आंध्र प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य कोरिंगा, कोलेडू, पुलिकट, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। और वन्य जीव अभयारण्य अचानकमार और सीता नदी। छत्तीसगढ़ में अचानकमार और सीता नदी। उसके बाद जो है टाइगर रिजर्व इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचानकमार। इंद्रावती, उदंती, सीता नदी और अचानकमार। उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल। उड़ीसा में कौन है? भीतरकनिका और सिमलीपाल। वन्य जीव अभयारण्य भीतरकनिका, चिल्का, गहिरमाथा, नंदनकानन, सतकोसिया, जॉर्ज और सिमलीपाल। टाइगर रिजर्व में भी सिमलीपाल, सतकोसिया, गॉर्ज। सिमलीपाल और सतकोसिया, गॉर्ज। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन, जलदापारा। वन्य जीव अभयारण्य है चपरामाड़ी और बल्लभपुर। वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में चपरामाड़ी और बल्लभपुर। टाइगर रिजर्व सुंदरवन और बुक्सा। सुंदरवन और बुक्सा। उसके बाद त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन। वन्य जीव अभयारण्य है गुमटी, सिपाही जाला। त्रिपुरा में है गुमटी, सिपाही जाला। मिजोरम में है मुरलेन, फवंगपुई या ब्लू माउंटेन। मिजोरम में मुरलेन और फवंगपुई, ब्लू माउंटेन। नाम ऐसा है ना कि यादो न होगा। चलो इस सब इसमें जो अथी है ना मेन पढ़ते हैं। अलग अलग पढ़िएगा ना तो अलग अलग याद होगा। एक के में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मौलिंग। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मौलिंग। असम में डिब्रू सखोवा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी, देहिंग पटकई। सिक्किम में कंचनजंगा। सिक्किम में कंचनजंगा। मेघालय में बालफक्रम और नोकरेक। मेघालय में बालफक्रम और नोकरेक। झारखंड में बेतवा। झारखंड में बेतवा। बिहार में वाल्मीकि। बिहार में वाल्मीकि। इसका पूरा प्रदेश है भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवड़ झील, कैमूर, वाल्मीकि और विक्रमशिला। टाइगर रिजर्व कौन है? वाल्मीकि टाइगर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण। उत्तर प्रदेश में ये फेमस है दुधवा टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा टाइगर रिजर्व होगा। बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल, ओखला, पटना। टाइगर रिजर्व में भी है दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, माधव। बांधवगढ़ और उसके बाद कान्हा और माधव कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार में जो है कैंपबेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट। और कौन है? सैडल पीक। दिल्ली में
असोला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी। दिल्ली में एक ही है वन्यजीव अभयारण्य, असोला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 तथा इंडियन राइनो विजन 2020, इंडियन राइनो विजन 2005 में ही प्रारंभ किया गया था। खत्म हुआ। चेक करिए जाके। नहीं, चेक करना नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स और अन्य ये चलिए अब आ गया फिजिक्स। क्या है? ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग का क्या मतलब हुआ है बताइए हमको। पलायन वेग का मतलब ये भेलै कि एक वेग से अगर कोनो वस्तु को फेंक देबै ना, फेंक दिल जाए तो वो रिटर्न नीचा नहीं आएगा। आंतरिक से बाहर उठा के अभी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड फेंकेंगे तो सीधे हाँ। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगी। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह पा सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति के कारण। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह पाते हैं? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरती है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में नियंत्रण गति करता है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल नहीं रहेगा ना तो घूमते घूमते वहाँ चल जाएगा, तो इसलिए अपकेंद्रीय बल के कारण जो है वो सेम कक्षा में घूमता रहता है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? चंद्रमा 2.4 2.4 है शायद। चलिए, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। उसका गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गति बढ़ जाएगा। गति बढ़ेगा तब आवर्तकाल घटेगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है और ठंडी में तेज हो जाती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? हवा में लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगा और निर्वात में एक के साथ गिरेगा। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुव पर। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुव पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर इसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होता है। चलिए, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगा, खाली ऊपर नहीं, त्वरित गति से ऊपर जाएगा तब भार जो है। यदि सामान्य चाल से जाएगा तो पूरा नहीं, बराबर, वास्तविक भार के बराबर होगा।
भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। भूतुल्यकाली है तो भू का मतलब हुआ कि जमीन पे 24 घंटा, तो उसका भी है 24 घंटा। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान का 1/4 भाग, वर्तमान का 1/4। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इनका क्या परिणाम होगा? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज़ में ध्यान रखना है, भार और द्रव्यमान में। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो है जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? नहीं, दोनों पत्थर एक के साथ पहुंचेगा। यदि पत्थर है ना समान घनत्व वाला, द्रव्यमान अलग अलग भी रहेगा तो एक बार पहुंचेगा। घनत्व अलग अलग वाला चीज़ रहेगा तब अलग अलग। निर्वात में कोनो साथ में गिराएंगे तो एक बार गिरेगा। पत्थर का साइज छोटो बड़ा रहेगा ना तो दोनों बराबर गिरेगा, चाहे निर्वात में फेंके चाहे वायुमंडल में। गुरुत्वाकर्षण के एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमा करता है। चंद्रमा किसका परिक्रमा करता है? पृथ्वी का। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता रहता है ऐसे ऐसे सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतक्रिया के कारण ही पृथ्वी स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। कौन किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ये होगा ना धातु के बारे में मेटल चलो ये हुआ था, ये होगा ना, मेटल 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 ऐसा चलो नहीं से धातु वाला मेटल मेटल ये होगा। ये। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी की। चैप्टर का नाम क्या है? धातुएं या मेटल्स। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी की। इसमें सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। ये दोनों में कन्फ्यूजन हो रहता है। हल्का तो लिथियम, सबसे हल्का लिथियम और भारी ऑस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। इस सब में भी जहाँ दे देगा धातु तो जो है हल्की तो लिथियम, धातु भारी तो ऑस्मियम, भारी प्राकृतिक तत्व तो यूरेनियम। मोनाजेट किसका प्रमुख गैस का है? थोरियम का। मोनाजेट किसका प्रमुख गैस का है? थोरियम का। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? एरागोनेट और कांचियोलिन। मोती के मुख्य अवयव कौन सा है? एरागोनेट और कांचियोलिन।
चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सा है? सोडियम व पोटेशियम। सोडियम व पोटेशियम। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? सोडियम व पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। सिलिकेट, सल्फेट नहीं, मैग्नीशियम सिलिकेट। अब भविष्य का धातु टाइटेनियम को भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम का। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत उद्योग में। अभ्रक किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? विद्युत उद्योग में। आतिशबाजी में जो है हरा रंग किस कारण से होता है? बेरियम के कारण। हरा रंग किस कारण? बेरियम के कारण। लाल रंग स्ट्रांसियम। लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण। लाल रंग, गहरा लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण। सिनेबार किसका है? इसका है पारा का। सिनेबार किसका है? इसका है पारा का। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबा का। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबा का। क्रायोलाइट बॉक्साइड किस धातु का इसका है? एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट बॉक्साइड किस धातु का इसका है? एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट किस धातु का इसका है? एल्युमिनियम का। और कौन है? बॉक्साइड भी। क्रायोलाइट या बॉक्साइड। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। अयस्कों से जो है धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान धातु कर्म कहलाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। भर्जन पड़ा है किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। भर्जन किस अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का? सोना का जो है चेक करने का यंत्र, सोना की शुद्धता मतलब कैरेटोमीटर। सोने की शुद्धता ज्ञात करने वाला कैरेटोमीटर। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। इसलिए इसे किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टी में किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्यूमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? सीजियम का। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? सीजियम का। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? सीसा। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी है? सीसा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा क्या होता है? कठोर होता है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होती है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज में सल्फर यौगिक उपस्थिति। प्याज में क्या रहता है? सल्फर यौगिकों की उपस्थिति। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिच ब्लेंड। यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिच ब्लेंड। सल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। सल क्रिया में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन से है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु हीरा। चलिए, हरा कशिश फेरस सल्फेट। हरा कशिश फेरस सल्फेट। नीला कशिश कॉपर सल्फेट। नीला कशिश कॉपर सल्फेट। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट। लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट। लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट।
माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। माणिक्य और नीलम क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। ये होगा ना। ओके, अब आ गया बायोलॉजी। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर पाया जाता है? कवक मूल पाया जाता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर पाया जाता है? कवक मूल पाया जाता है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार का जीव है? फफूंद है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार का जीव है? फफूंद है। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होता है? कवकों एवं शैवालों से। लाइकेन किससे निर्मित होता है? कवकों एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से कवकों का महत्वपूर्ण पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करता है? वातक तंत्र के द्वारा। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करता है? वातक तंत्र के द्वारा। कुनैन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है। तथा यह किस उपचार में है? मलेरिया के उपचार में। किस के उपचार में? मलेरिया के उपचार में काम किया जाता है। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसाइनिन। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपिन के उपस्थिति कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम? सोरोसिस। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस है। सर्पों की 20 ग्रंथियां किस अंग के समान है? कशेरुक प्राणियों की लाड़ ग्रंथियों के। सर्पों की 20 ग्रंथियां कशेरुक प्राणियों की लाड़ ग्रंथियों के। नेपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। नेपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में? मेघालय में पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? शैलोद्भिद। चट्टानों पर उगने वाले पादप को शैलोद्भिद कहते हैं। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घरे के रूप में रूपांतरित हो जाता है। कौन सी प्राणी अपनी आंत में जल संग्रह करता है? ऊँट। कौन सी प्राणी अपनी आंत में जल संग्रह करता है? ऊँट। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीवी कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। कोलोसल स्क्विड। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीवी कौन सा है? कोलोसल स्क्विड। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी बेरी। आम को किस शाखा के अंतर्गत? द्विबीजी। कहा है कि आम का जो गुठली फाड़ते हैं तो उसमें 2 गो निकलता है ना, इसीलिए वो द्विबीजी बेरी। लीची के फल को एक बीजी बेरी। हल्दी के पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? परकंद कहलाता है। हल्दी का खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? परकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। गर्म रुधिर या समतापी का सदैव एक समान तापमान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? एकिडना। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? एकिडना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य के वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु पुरुष में। सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल है महिला में। सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल महिलाओं में। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वैकर्स से। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वैकर्स से। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी।
अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक या एलिमन की उपस्थिति। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरोद्भिद। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को मरोद्भिद कहा जाता है। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? उभयचर। एग्जाम्पल में मेढक। ये होगा ना। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में चेक करिए जगह। चलिए ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से। कितने ईस्वी में? 1765 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1765 ईस्वी में। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में क्या स्थापना किया गया? सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ? कलकत्ता में। कितना ईस्वी में? 1774 में। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा एम्पे। इसका मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्र नाथ टैगोर को। 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ सत्येंद्र नाथ टैगोर को। कितना ईस्वी में? 1863 में। 1863 में। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। एचिंसन आयोग 1886 में। एचिंसन आयोग कब आया? 1886 में। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। 1886 में लॉर्ड डफरिन। इस्लिंगटन आयोग 1912 में। इस्लिंगटन आयोग 1912 में। इस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसी समय बंगाल से बिहार अलग कब हुआ था? 1911 में। इसका पूर्ण रूप से 1912 में अलग हुआ था। घोषणा हुआ था 11 में, लेकिन पूर्ण रूप से होगा था 1912 में। इस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड हार्डिंग। ली आयोग। ली आयोग कब आया? 1923 में। ली आयोग 1923 में। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग के सुझाव पर। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। वेबगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी के द्वारा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या वेबगत का सिद्धांत या इसी को क्या कहते हैं? राज हड़प नीति। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। यह डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में कहा गया था कि जिसका अपना संतान नहीं है उसको जो है राज्य जो है फिर से नहीं मिलेगा, या गोद लेने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होगा। दूसरा को गोद लीजिएगा उसको राज्य पढ़ दीजिएगा, वो नहीं चलेगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया?
ऑट्रम रिपोर्ट, किस रिपोर्ट पर के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? ऑट्रम रिपोर्ट। वेबगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य, सतारा को कब किया था? 1848 में। सतारा को कब? 1848। जैतपुर 1849, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में। बघाट को 1850 में, बघाट को 1850 में। उदयपुर को 1852, उदयपुर को 1852। झांसी को 1853 में, झांसी को 1853 में। नागपुर 1854, नागपुर को 1854 को। अवध को 1856, अवध को 1856 में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद जो है किसका शासन लागू हो गया था? भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। हाँ, वहाँ का नाम चेंज करके थे ना, गवर्नर जनरल किया। 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग के काल में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? स्ट्रेची आयोग। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? स्ट्रेची आयोग। 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग था। कौन आयोग? स्ट्रेची आयोग। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपविधान किसे बनाया था? मोहम्मद राजा खान को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपविधान किसे बनाया था? मोहम्मद राजा खान को। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, नेपाल में 1816, नेपाल पर अधिकार 1816 में। सिंध 1843, सिंध को 1843 में। भूटान 1865, भूटान 1865। बर्मा 1885, बर्मा, बर्मा का नया नाम म्यांमार। जी भी ध्यान रखना है। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। उस समय कौन था? डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। इस कब तक किया? 1848 से 1856 तक।